नमस्कार। आज हम अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करेंगे, रोमांटिक आंदोलन, खासकर 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत का दौर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इग्नू MEG 01 ब्लॉक 6 की कुछ सामग्री है जो 3 बड़े कवियों पर है, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो देखते हैं इस सामग्री से क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, मतलब रोमांटिसिज्म सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं था, ये उस वक्त के पूरे माहौल के खिलाफ एक रिएक्शन था। अच्छा, किस तरह का माहौल? वो न्यू क्लासिक दौर था ना, जिसमें तर्क और नियम बहुत सख्त थे। फिर वो इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही थी, सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल भी थी, जैसे फ्रांस में क्रांति। तो रोमांटिसिज्म ने कहा, नहीं, दिल की आवाज सुनो, दिमाग से ज्यादा प्रकृति की ओर देखो, शहर से ज्यादा व्यक्ति जरूरी है, समाज के नियमों से ज्यादा। मतलब कल्पना और आध्यात्मिकता को ज्यादा अहमियत दी गई। हाँ, बिल्कुल। तर्क के ऊपर भावना। तो चलिए फिर विलियम ब्लेक से शुरू करते हैं। सामग्री कहती है कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, एक तरह के दृष्टा, रहस्यवादी जैसे थे। हाँ, सही। उनकी कविताएं काफी सिंबॉलिक होती थी, मतलब गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे होते थे उनमें। और उनके खास विषय मासूमियत, अनुभव। हाँ, मासूमियत, दुनिया का तजुर्बा और ईश्वरीय इंसाफ, ये सब। उनकी वो जो सबसे मशहूर किताब है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, उसमें क्या है कि कविताओं के जोड़े हैं। अच्छा, जोड़े कैसे? मतलब इंसान की चेतना के दो बिल्कुल उलट पहलू दिखाते हैं। एक तरफ बचपन की मासूमियत, भोलापन, जैसे द लैम्ब कविता में, और दूसरी तरफ दुख, दुनियादारी का कड़वा सच, समाज का भ्रष्टाचार, जैसे द टाइगर में। वो कंट्रास्ट दिखाते हैं। ब्लेक सिर्फ अच्छाई बुराई नहीं दिखाते, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वो उस वक्त की जो संस्थाएं थी ना, जैसे चर्च, सरकार, उनकी नाकामियों पर भी सवाल उठाते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ अंदर की बात नहीं, समाज पर भी टिप्पणी थी। हाँ, उनकी वो रहस्यवादी दृष्टि असल में समाज पर एक तीखी टिप्पणी थी, एक तरह का विद्रोह भी कह सकते हैं। दिलचस्प। अब अगर ब्लेक अंदरूनी दुनिया और रूहानियत पर जोर दे रहे थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना ध्यान बाहरी दुनिया, खासकर प्रकृति की ओर मोड़ा, है ना? सामग्री तो यही बताती है। बिल्कुल सही कहा। उन्हें तो प्रकृति का महायाजक भी कहा गया है। हाँ। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि प्रकृति में जबरदस्त शक्ति है, वो हमें सुकून दे सकती है, सही गलत सिखा सकती है। इसीलिए शायद उन्होंने आम लोगों की जिंदगी और सीधी सादी भाषा को अहमियत दी। हाँ, बिल्कुल। उनकी वो मशहूर कविता है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव ट्रिंटन एबी। उसमें देखिए, यादें हैं, बचपन और बड़े होने का फर्क है, और प्रकृति के साथ वो गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव, ये सब बातें साफ नजर आती हैं। और वर्ड्सवर्थ का वो कथन भी तो बहुत मशहूर है कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है, लेकिन सामग्री ये भी कहती है कि ये भावनाएं बाद में शांति से याद की जाती हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये पूरी तरह बेकाबू भावना नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, वो शांति में याद करके लिखने वाला हिस्सा बहुत अहम है। मतलब वर्ड्सवर्थ के लिए कविता दिल से निकली भावनाओं का नतीजा तो थी, पर उसे कला का रूप देने के लिए, मतलब सोच समझकर शांति से उन भावनाओं पर विचार करना भी जरूरी था। अच्छा। तो ये सिर्फ भावनाओं का एक उबाल नहीं था, बल्कि उनका एक परिष्कृत रूप था। और प्रकृति वो उनके लिए सिर्फ सुंदर नजारा नहीं थी, वो एक टीचर थी, एक गाइड थी। समझ गई। अब तीसरे कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज। सामग्री बताती है कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स 1798 प्रकाशित किया। इसे अंग्रेजी रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र जैसा माना जाता है। क्यों? लिरिकल बैलेड्स इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि उसकी प्रस्तावना में वर्ड्सवर्थ ने यह तर्क दिया कि कविता की भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए और उसके विषय रोजमर्रा की जिंदगी या प्रकृति से जुड़े हों। ये उस वक्त की जो भारी भरकम सजी धजी कविता लिखने की परंपरा थी ना, उससे बिल्कुल अलग था। और कॉलरिज का क्या योगदान था इसमें? कॉलरिज का योगदान था अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल और अद्भुत कल्पना पर आधारित कविताएं। वो सपनों की दुनिया, गहरे प्रतीक, इंसान के मन की गहराइयां, इनमें उतरने के लिए जाने जाते हैं। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो इसी का उदाहरण है। निश्चित रूप से। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक समुद्री नाविक की कहानी है। वो एक एल्बाट्रॉस पक्षी को मार देता है, पाप करता है और फिर उसे भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। ये कविता पाप और प्रायश्चित, इंसान का प्रकृति और ईश्वर से रिश्ता, अकेलापन, अपराध बोध, बदलाव, ऐसे कई गहरे विषयों को छूती है।
इसमें वो सुपरनैचुरल चीजें और नैतिक संदेश का गजब का मेल है। तो संक्षेप में कहें तो ब्लेक रहस्यवाद और अनुभव पर, वर्ड्सवर्थ प्रकृति और यादों पर, और कॉलरिज अलौकिक कल्पना और अपराध बोध पर ज्यादा केंद्रित थे। तीनों ने रोमांटिसिज्म को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। तो इन स्रोतों के जरिए हमने रोमांटिक आंदोलन के इन 3 बड़े नामों की एक साफ तस्वीर देखी। ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, तीनों ने अपने अनूठे अंदाज में भावनाओं, कल्पना और व्यक्ति के अनुभव को अहमियत दी। हाँ, और अंग्रेजी कविता को हमेशा के लिए बदल दिया। ये आज भी महत्वपूर्ण लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ तर्क, विज्ञान, तरक्की ही सब कुछ नहीं है। इंसान होने के नाते हमारी भावनाएं, प्रकृति से हमारा जुड़ाव, हमारी कल्पना की उड़ान, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं, शायद आज और भी ज्यादा। उन्होंने कविता को सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं रहने दिया, उसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और रूहानी अनुभव का जरिया बनाया। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी टेक्नोलॉजी से घिरी जिंदगी में क्या इन रोमांटिक कवियों का प्रकृति, भावनाओं और कल्पना पर दिया गया जोर पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है?